Good morning, everyone, and I hope you had a very happy Dhanteras. Uh, wish you a very happy Diwali and a prosperous one. May all your wishes come true. May Mother Earth be protected, and all those people who think negative live in fear of may they awaken to the fact that they are the and they and their fears may be creating what actually was not supposed meant to. I would just request that tomorrow on Diwali, when you do Lakshmi Puja, please pray for Mother Earth. Okay, so let's begin with session 93, part 3. Um, yeah, part 3. Actually, okay, this is better. बीच में जब ये लास्ट सवाल पूछ रहा था उस एम्प्रेस के कपड़ों के बारे में कि उसके कपड़े ट्रांसपेरेंट हैं, मतलब उसमें से नजर आ रहा है, तो कार्ला को दर्द हो गया था और रा ने उसे कहा था रुको। तो फिर रा ने उससे कहा कि अब दोबारा पूछो, तुमने क्या पूछा था? तो डॉन कहता है, आई वाज जस्ट वंडरिंग इफ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गारमेंट ऑन द थर्ड कार्ड इंडिकेट्स अ सेमी परमिएबल नेचर ऑफ द वेल बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। वो कहता है कि इस औरत के कपड़े जो इस तरह से पारदर्शी हैं, तो क्या ये वो हमारे दिमाग पर लगी हुई पर्दे को दर्शाता है, जो हमारे चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में रचेता ने लगाई है? तो रा कहता है, बहुत सोच समझ के तुमने इस तुम्हारा नजरिया ऐसा है कि बहुत सोचा है तुमने इस बारे में, समझा है इसे बहुत अच्छे तरीके से, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गलत हो, लेकिन इसे इस तरह से बनाने का मतलब ये था कि जो उत्प्रेरक होते हैं हमारे जिंदगी में, माध्यम नहीं, उत्प्रेरक जो होते हैं, उनका उनका स्वभाव इस तरह से होता है कि वो हमारे चेतन मन में नहीं होते, अवचेतन मन में होते हैं, बेहोशी में होते हैं। बेहोशी नहीं कहूंगी, एक तरह से हमारे अस्तित्व की बेहोशी, जो हमें जिसका एहसास नहीं है, और वो सबकॉन्शियस माइंड से, रूट ऑफ द माइंड से हमारे कॉन्शियस रियलिटी में, हमारी सच्चाई में सामने आते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं आते हैं, और ये उस पर्दे को भेद के आते हैं। तो तुम जो कुछ भी समझ रहे हो, जो कुछ भी इन कार्ड्स से या जो कुछ भी मैं समझा रहा हूं उससे समझ रहे हो, वो काफी काफी कॉन्शियस, मतलब तुम्हारे चेतना के हिसाब से तुमने बहुत सही समझा है और अपने चेतन दिमाग से समझा है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। जो तुम समझ रहे हो, जो तुम समझ रहे हो, उसमें all that you perceive is perceived as catalyst unconsciously। वो तुम्हारे रूट ऑफ द माइंड में, जो तुम्हारा अवचेतन मन है, उसके अंदर जो उत्प्रेरक है, वो अवचेतन मन में है, जिसकी वजह से तुम ऐसा समझ रहे हो। लेकिन जब तक दिमाग इस उत्प्रेरक को समझने लगता है और उसके कार्य को समझने लगता है, तब तक वो उत्प्रेरक तुम्हारा पर्दा पार करके सामने आ चुका होता है, और उसका काफी बड़ा हिस्सा आमतौर पे अभी भी पर्दे के पीछे होता है। आपको सिर्फ उसकी एक झलक मिलती है। उसका काफी बड़ा हिस्सा जो होता है, वो आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके रूट ऑफ द माइंड में, जैसा भी आप कहना चाहो, वो होता है। मतलब कि ये अगर आप
अब तक सारे सेशंस देखते आ रहे हो तो आपको याद होगा कि मैंने बीच में किन्हीं सेशंस में जब सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की बात हुई थी तो क्लियरली समझाया था कि अगर अगर ये गोला हमारा दिमाग है तो उसमें इतना सा जो होता है, इतना यहाँ से यहाँ तक है, तो इतना हमारा चेतन दिमाग है, उसके नीचे इतना अवचेतन दिमाग है, उसके नीचे इतना बेहोश दिमाग है। मतलब अवचेतन दिमाग में हमारे सारे पिछले जन्मों की यादें होती हैं और जो बेहोशी वाला दिमाग है उसके अंदर हमारे हायर सेल्फ, हमारे उच्च स्वतः के की बातें होती हैं। तो वो यूं कह लो कि 5%, 10% और बाकी 85% कुछ इस तरह से है। तो डॉन पूछता है कि मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जो सांप हैं जो उसके सर के ऊपर हैं, इनका मतलब क्या है? इनका ये क्यों बनाए गए हैं? ये क्या रा ने बनाए थे? और अगर आपने बनाए थे तो ये किस चीज का प्रतिबिंब है? उसके सर के ऊपर जो सांप है, अगर आपको याद होगा मैंने पिछले सेशन में वो फोटो दिखाई थी। um, let me see if I still have that picture. No. कहीं थी तो सही, मैंने सेव तो की थी बहुत पहले। कल परसों ही मुझे नजर आई कि पड़ी हुई है, तो मैं वो, हाँ ये रहा। तो ये तो हो गया आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो ये तो हो गए आपके तीन दिमाग। अवचेतन मन ये है, चेतन मन ये है और बेहोश मन ये है। अब आते हैं एम्प्रेस पर। मेरे ख्याल से इस किताब में हाँ, इस किताब में उसने सिर्फ एम्प्रेस, अच्छा ये तो हायरोफंट है, एम्प्रेस तो है ही नहीं, मुझे लगा तीसरा एम्प्रेस होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो कहता है कि उसके जो सर पे सांप है उसके बारे में रा कहता है कि ये जो सांप हैं ये इजिप्ट के लोगों की सभ्यता की निशानी है। उनकी सभ्यता में ये जो सांप है इसका मतलब समझदारी होती है, विजडम होती है। विजडम को हिंदी में सियानफ जिसको बोलते हैं, सियानफ, आई थिंक पंजाबी में सियानफ बोलते हैं, हिंदी में शायद समझदारी बोलते हैं, जो उम्र से आती है, जो तजुर्बे से आती है। वो समझदारी जो तजुर्बे और उम्र से धीरे धीरे आती है, उस समझदारी को विजडम कहते हैं। Indeed, to the general user of these images, perhaps the most accurate connotation of this portion of the concept complexes might be the realization that the serpent is that which is powerfully magical. वो कहता है ये चित्रकारी देखने वालों को शायद ये लगे कि इस सांप का मतलब ये है कि इस इंसान की ताकतें बहुत जादू गरी टाइप की हैं कि ये जो इतने उलझी हुई चित्रकारी की हुई है, उसमें इतनी सारी चीजें बनाई हुई हैं जिसका मतलब लोगों को नहीं समझ में आता। तो उनको सिर्फ यही समझ में आता है कि ये जो सांप है ये जादू कर सकता है और सांप की वजह से वो औरत जादू कर सकती है, बहुत ही ताकतवर जादू। In the positive sense, this means that the serpent will appear at the indigo ray site upon the body of the image figures. When a negative connotation is intended, one may find the serpent at the solar plexus center. Oh. वो कहता है कि जो लोग सर्विस टू सेल्फ की तरफ, सर्विस टू अदर्स की तरफ जाते हैं, जो दूसरों से प्यार और उनकी सेवा के रास्ते पर होते हैं, उनका ये जो सांप है, कुंडलिनी, बेसिकली सांप का मतलब है कुंडलिनी। जब आपकी कुंडलिनी खुलती है तो आपको एक तरह से काफी सारे ज्ञान भी होते हैं। तो जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे होते हैं,
उनकी कुंडलिनी जब खुलती है तो उनका जो सांप होता है वो तीसरी आंख पे होता है, जैसे कि शिवा का। जो खुदगर्जी के रास्ते पे होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपनी खुदगर्जी में लोगों को दुख दे सकते हैं, आ, वो सर्विस टू सेल्फ वाले पाथ पे जो रास्ते पे होते हैं, उनकी उनका जो सांप होता है या कुंडलिनी होती है, वो सिर्फ मणिपुर चक्र मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र तक ही उठती है। तो चित्र में अगर सर्विस टू सेल्फ होगा तो यहाँ होगा सांप, और सर्विस टू अदर्स होगा, सर्विस टू अदर्स होगा तो यहाँ होगा, सर्विस टू सेल्फ होगा तो यहाँ पर सांप नजर आएगा। तो फिर डॉन कहता है, इज देयर एनी सिग्निफिकेंस टू द सर्पेंट, इज देयर एनी पोलैरिटी टू द सर्पेंट एज वी एक्सपीरियंस इट इन दिस इल्यूजन। वो कहता है कि सांप का खुद का कोई मतलब है, मतलब कि क्या उसका कोई ध्रुवीकरण है, झुकाव है इस माया जाल में जो हम अनुभव कर रहे हैं, अच्छी तरफ या बुरी तरफ। तो रा कहता है, वी अज्यूम दैट यू क्वेश्चन द सर्पेंट एज यूज्ड इन दीज इमेजेस रादर देन द सेकंड डेंसिटी लाइफ फॉर्म व्हिच इज अ पोर्शन ऑफ योर एक्सपीरियंस। There is a significance to the serpent form in a culture which coexists with your own, but which is not your own. That is, the serpent as a symbol of that which is some called the Kundalini, and which we have discussed in previous material. वो कहता है कि रा कहता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप इस चित्रकारी में जो सांप दिखाया है उसकी बात कर रहे हो, ना कि वो सांप जो आप अपनी भौतिक माया जाल में एक जानवर के हिसाब से देखते हो या उसके साथ आपका कोई भी अनुभव हुआ हो, उसकी बात नहीं कर रहे हो। इस चित्रकारी में सांप किस वजह से दिखाया गया है, उसका क्या मतलब है, ये पूछने की कोशिश कर रहे हो। तो हम तुम्हें ये बताएं कि ये जो सांप है, ये अलग अलग सभ्यताओं में और उन उसका अलग अलग मतलब होता है। अम, और ये इजिप्ट की अलावा जो तुम्हारी क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम जो भी अलग-अलग ज्यूज सभ्यताएं हैं, हर एक में अपना-अपना मतलब होता है। और आम तौर पे लोग इस सांप को वो कुंडलिनी खुलने के बारे में कुंडलिनी के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि कुंडलिनी डीएनए शेप की होती है। तो वो सांप हमेशा ऐसे चलता है ना, तो आपकी जो 2 सुषुम्ना और ईदा, पिंगला, सुषुम्ना, तो आपकी जो साँस चलती है, तो डीएनए का शेप जो सीढ़ी जैसा होता है, ऐसा होता है, बीच में सीढ़ियाँ होती हैं। तो साँप के साथ इसलिए उसको जोड़ा गया है। दूसरी वजह ये है कि वो आपके रूट से ऊपर तक आता है। और बहुत सारे हमारे हिंदू शास्त्रों में, ग्रंथों में, कहानियों में सांप का जिक्र हुआ है, जैसे कि शेषनाग। और कृष्ण एक नाग के ऊपर नाचे थे नदी के अंदर जाके, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो इस वजह से तो वो एक्चुअल सांप नहीं था, उसका मतलब वहां पे कुंडलिनी से था, जो लोगों को कभी समझ में नहीं आया। उन लोगों ने हमेशा उसे लिटरल सांप के हिसाब से देखा। तो कहता है रा के कुंडलिनी के बारे में हम तुम्हें पहले बता चुके हैं। तो डॉन कहता है, इज देयर एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस थर्ड कार्ड दैट रा कुड कमेंट ऑन एट दिस टाइम। तो डॉन कहता है, इस तीसरे कार्ड में, पत्ते में, क्या कुछ और है जो मुझसे छूट गया हो, जिसके बारे में आप कुछ मुझे कहना चाहो या समझाना चाहो। तो रा कहता है, there may be said to be many aspects which another student might note and ponder in this image. However, it is the nature of teach learning to avoid trespass into the realms of learned teaching for the student. Oh, we are quite agreed to comment upon all observations that the student may make. We cannot speak further than this for any student. Okay. वो रा कहता है कि हमारे बीच में एक बातचीत हुई थी कि हम तुम्हें वही बताएंगे जो तुम पूछोगे। तुम जो सीखना चाह रहे हो,
हमारा सिखाने का तरीका ये है कि तुम जितना पूछते हो हम उसके आगे तुम्हें नहीं बता सकते, क्योंकि तुम्हें खुद भी तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, खुद भी तो सोचना है। और कोई और छात्र होता तो शायद इस चित्रकारी में और बहुत सारी चीजों के बारे में समझता और पूछता। इसलिए तुमने जितना पूछा हमने बता दिया। इससे आगे जब तक तुम खुद समझते नहीं और सवाल नहीं करते, हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये एक तरह से सीखने सिखाने का जो रिश्ता है उसके अंदर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फ्री विल होगा। मतलब तुम्हारी स्वाधीनता नहीं, तुम्हारी स्वेच्छा का उल्लंघन होगा। So we would add that it is expected that each student shall naturally have an unique experience of perception dealing with each image. Therefore, it is not expected that the questioner asks comprehensively for all students. It is rather expected and accepted that the questioner will ask a moiety of questions which build up a series of concepts concerning each archetype, which then offer to each succeeding student the opportunity for more informed study of the archetypical mind. ये बात पहले भी कह चुका है राग कई बार कि हम इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि हर छात्र जो है उसका हर कार्ड, हर चित्र के साथ अपना एक अलग अनुभव होगा। और आपके आपकी भावनाएं जब आप उस कार्ड के साथ जुड़ते हैं तो अलग होती हैं। तो इसलिए सबके लिए आप सवाल नहीं कर सकते। आप अपने लिए सवाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपने पूछा वो परम सत्य है और सभी के लिए लागू होता है, तो ये गलत है। क्योंकि हर इंसान का अनुभव अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान का रूट ऑफ द माइंड में यादें अलग हैं, पिछले जन्म की या जो मर्जी कह लो। तो उसके हिसाब से इंसान एक कार्ड के साथ कनेक्ट करता है। तो वो कहता है कि अब एक और सवाल आप कर सकते हो। हम बताना चाहते हैं, बताते हुए खुशी हो रही है कि कार्ला जो है वो अपनी कुछ ऊर्जा बचा के रखने के लिए उसने इच्छा जाहिर की है। तो है इस वक्त उसमें ऊर्जा। So Don कहता है, I'm assuming that you mean one full question, and I'll make that question. I'd like to know the significance of the shape of the crux ansata. And if that's too much of an answer, I will just ask if there is anything we can do to make the instrument more comfortable. वो कहता है, अगर आपको याद होगा तो क्रक्स अंसाता के बारे में हमने पिछली बार बात की थी। आंख जिसको कहते हैं, आंख से मेरा मतलब है कि जो इजिप्शियन लोग या वेटिकन के लोग या और तरह के लोग इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं बहुत जगह पर। इसे बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल किया गया है, चर्चेस में वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में मैं पूरा इसका जो महत्व है वो जानना चाहता हूँ। अगर बहुत ज्यादा लंबा जवाब ना हो और आपको देने में दिक्कत ना हो तो रा कहता है, there are mathematical ratios within this image which may yield informative insights to one fond of riddles. We shall not untangle the riddles. Oh my God. All right, Ra. वो कहता है कि इस इमेज में कुछ गणित के की पहेलियां छुपी हुई हैं और हम उस आ, पहेली को मतलब ऐसे ही लोगों को नहीं बताना चाहते। हम चाहते हैं कि लोग खुद अपनी स्वेच्छा से इन पहेलियों को समझें। ये रहे वो गणित की पहेलियां। तो we may indicate that the crux ansata is a part of the concept complexes of the archetypical mind. The circle indicating the magic of the spirit, the cross indicating the nature of manifestation, which may only be valued by the losing. Thus, the crux ansata is intended to be seen as an image of the eternal,
in and through manifestation and beyond manifestation, through the sacrifice and transformation of that which is manifest. Wow. वो कहता है कि क्रक्स संसाता जो है ये एक संपूर्ण बहुत सारी चीजों का मिला जुला आइडिया, मतलब एक सोच है और सोच का प्रतिबिंब है आपके आर्किटिपिकल माइंड का, रूट ऑफ द माइंड का। और ये जो उसके ऊपर गोला है ये आपकी आत्मा की जादूगरी का प्रतिबिंब है, वो उसको दर्शाता है। और जो क्रॉस है उसके नीचे, मतलब एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, वो बताता है कि अगर आपको याद होगा तो स्वस्तिका के चार स्तंभ या वो गोले के अंदर जो चार लाइनें होती हैं, ये चार प्राइमल फील्ड्स को दर्शाती हैं। तो जो क्रॉस है उसके भी नीचे एक लाइन है, साइड में दो लाइन है और ऊपर की लाइन ऐसे गोल हो रही है। तो वो कहता है कि ये जो क्रॉस है ये तुम्हारी अपनी इच्छा को पूरी तरह से साक्षात करने की शक्ति को दर्शाता है। आप इसे साक्षात कर सकते हो, जी सकते हो, उसके द्वारा जी सकते हो, उसके पार जी सकते हो। सैक्रिफाइस, त्याग कर सकते हो, और त्याग के द्वारा जो बदलाव ला सकते हो अपने अंदर, और जो कुछ भी आप साक्षात चाहते हो अपनी जिंदगी में। सीधे लफ्जों में इसे बोलूं तो इसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा बहुत ताकतवर है। आप अपनी सोच, अपनी विजुअलाइजेशन, अपनी भावनाओं, अपनी प्राइम को के द्वारा अपनी चार प्राइमल फील्ड्स को एक्टिवेट करके अपनी जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो आप चाहो वो अपनी जिंदगी में पा सकते हो और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हो, बदलाव ला सकते हो। अगर आप मेडिटेशन के द्वारा, पॉजिटिविटी के द्वारा अपनी अ, चार प्राइमल फील्ड्स को एक्टिवेट करो, तो उसके लिए हाँ, इंसान को बहुत सारे अलग-अलग तरह के त्याग करने पड़ते हैं। लेकिन त्याग करने के बाद, एक तरह से त्याग करने के बाद ही तो कुछ पा सकता है इंसान। अम, बाकी तो उसने कार्ला के बारे में बातें की हैं और फिर सेशन 94 शुरू होता है, तो मैं इस सेशन को यहीं बंद करती हूँ। Thank you so much. Have a great weekend and a great Diwali. See you. Goodbye. आ गई